तो स्वागत है एक नए सेशन में। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा ने पीटी 2021 का ओरिजिनल पेपर डिस्कस कराने वाला हूं। ये आपको दिख रहा होगा कि ये 24 अगस्त 2021 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर चैनल पे पहले अपलोड है। तो विजिट करके जल्दी जल्दी उस पेपर को देख लें। और पीटी की पूरी प्लेलिस्ट बना दी गई है, पीटी एग्जाम की पूरी प्लेलिस्ट बना के दी गई। प्लेलिस्ट में उसमें वन शॉर्ट वीडियो, मतलब एक सब्जेक्ट और एक वीडियो, चाहे वो 1.5 घंटे को, चाहे 2 घंटे को, चाहे 4 घंटे, एक सब्जेक्ट को एक ही वीडियो में कराया गया। तो वन शॉर्ट वीडियो को आप चैनल पे विजिट करके जरूर देखें। इससे आपकी परीक्षा का 4 चांद लग जाएगा। तो ये पूरा सेशन देख लेते हैं, मैं कह नहीं रहा हूँ, आप एक बार विजिट तो करिए। विजिट करके यदि आप देखते हैं तो आपको जरूर इसका फायदा मिलेगा। चलते हैं पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्यारे साथियों, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस क्रम में भारत आए। तो इनका क्रम आपको जान लेना, इसमें आंसर पहले ही दिख गया तो कोई बात नहीं। तो पहले कौन आया, तो आप बताओगे फायान आया, फिर उसके बाद में फर्स्ट नंबर पे, फिर दूसरे पे कौन आया, तो दूसरे ह्वेनसांग आया, उसके बाद कौन आया, तो आप बताओ टॉमस रो। तो इसका आप देखिए पूरा डिस्क्रिप्टिव आपको दिख रहा है। कौन सा फायान कब आया, 399 412 में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में। ह्वेनसांग आया 930 से 943 ईस्वी के बीच रहा यहाँ पर। और हर्षवर्धन के देखिए, हाथ से ह्वेनसांग और हाथ से हर्षवर्धन, इसको आपको याद कर लेना है। और टॉमस रो किसके दरबार में आया था, तो आप बताओ जहांगीर के दरबार में आया था। तो प्यारे साथियों बने रहे हमारे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कब क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों द्वारा पराजित हुआ था। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्लासी के युद्ध में। और कोई युद्ध नहीं हुआ था, छल इसके साथ हुआ। युद्ध क्या, छल था। चलते देखिए इसमें बात कर लेते हैं सभी युद्धों की। तो क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला तथा अंग्रेजों के बीच हुआ। बक्सर का युद्ध 1764 में मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह, त्रिगुट यानी 3 गुट थे। मीर कासिम भी इसमें लड़ रहा था, सुजाउद्दौला भी लड़ रहा था, शाह आलम भी लड़ रहा था, और अंग्रेज अकेले थे। तो तीनों को लेकिन अंग्रेजों ने हरा दिया। इस बक्सर के युद्ध में इनकी जो है एकदम लोहा मान गए सब। और ये 1757 में तो एक प्रकार का तो छल से इन्होंने जीत लिया था। उनके जो मीर जाफर उनका सेनापति था, सेनापति को खरीद के वाड़ीवास का युद्ध कब हुआ, तो वाड़ीवास का 1760 में फ्रांसीसी और अंग्रेजों की सेना के मध्य हुआ। इन तीनों युद्धों में अंग्रेजों की ही विजय हुई। देखिए तीनों युद्ध में अंग्रेजों की विजय, ये आपको यहाँ पर रिमार्क कर लेना है आपको। नेक्स्ट है देखिए, हड़प नीति। निम्न से हड़प नीति का कट्टर समर्थक कौन था। तो बेलेजली था, डलहौजी था, कि मिंटो था, हेस्टिंग था। हड़प नीति कौन लाया था, तो आप बताओगे डलहौजी था हड़प नीति को लाने वाला। हड़प नीति में क्या था, अभी बात आपको, हड़प नीति में क्या था, जबरदस्ती राज्यों को अपने अंडर में लाना। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 56 ईस्वी तक रहा। डलहौजी भारतीय राज्यों को ब्रिटिश क्षेत्र में सम्मिलित करने के लिए हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ स्लैब्स कहा जाता। सबसे पहले किसको, सतारा को। और देखते सतारा के साथ साथ जो है कई राज्यों को इन्होंने, सतारा, उसके बाद जैतपुर, उसके बाद संभल, उसके बाद बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, अवध को शासन के आधार पर इन्होंने किया था, विलय कर लिया। और डलहौजी के समय में ही प्रथम रेल जो है मुंबई से थाने तक चली थी, ये आपको याद कर लेना है। और डाक व्यवस्था भी डलहौजी के समय, तार व्यवस्था भी डलहौजी के समय चलते हैं। अब आता है धन्वंतरी कौन थे। भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के सेनापति थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य सुभसूत एक चिकित्सक थे। हर्ष के जो है, तो इसका उत्तर आपको दिख गया होगा कौन थे। तो इसका उत्तर आपको बता दूं प्यारे साथियों, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एक चिकित्सक थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो है दरबार में रहते थे, दरबारी चिकित्सक थे। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए, इसके बारे में जान लेते हैं। भारतीय इतिहास के प्रसिद्ध चिकित्सक धन्वंतरी गुप्त वंश के प्रतापी शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। यह शल्य क्रिया में प्रवर्तक एवं प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्नों में से धन्वंतरी क्या थे, एक थे। अब और कौन थे, तो इसे छपड़क थे, शंकु थे, बेताल भट्ट थे, घटकरपर थे, वररुचि थे, अमर सिंह थे, बारामीर थे और कालिदास थे। ये सब क्या थे, उनके दरबारी कवि थे। इनको एक बार दोबारा रिपीट कर लीजिएगा। देखिए छपड़क भी नहीं के थे, शंकु भी थे, बेताल भी भट्ट थे, घटकरपर थे, वररुचि थे, अमर सिंह थे, बारामीर और कालिदास किसके दरबारी कवि थे, कालिदास। आप चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त के कहना याद करके रखना है। चलते हैं, विक्रमादित्य की बात कर रहा हूँ। चलते हैं, मौर्य काल में सबसे अधिक विवरण किससे मिलती है, तो आप बताओगे इंडिका से मिलती है। इंडिका किसने लिखी थी, तो आप बताओगे इसका उत्तर हो जाएगा मेगास्थनीज। क्या लिखी थी, इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। अब बात कर लेते हैं सभी यात्रियों की। देखिए मेगास्थनीज कब आया था, 304 ईसा
ईस्वी में, चंद्रगुप्त मौर्य के ईसा पूर्व होना चाहिए था वहाँ पर। इंडिका, जबकि 399 412 ईस्वी में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य आया था। फोक की इसकी पुस्तक थी। ह्वेनसांग कब आया था तो बताओ 630 से 643 ईस्वी में। इसने सी यू की नामक पुस्तक लिखी थी। सबकी पुस्तक का नाम याद करने, इसकी इंडिका पुस्तक तो, और इंडिका और इसके फ्योकी की तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ह्वेनसांग की सी यू की भी याद कर लेना है। हाथ से ह्वेनसांग, हो से हर्षवर्धन के किसके कार्यकाल में आया था, ये बहुत बार पूछा गया है। साइमन कमीशन किस बार भारत आया था, तो 25 में आया कि 26 में कि 28 में कि 31 में, तो इसका उत्तर है 28 में। कौन आया था तो आप बताओ, ह्वेनसांग आया था। सॉरी, साइमन कमीशन बना कब था तो आप बताओगे, बना जो है 27 में बना था, 1927 में बना था, लेकिन आया भारत में 28 में था। एक एक चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होना, बस बने रहें। अब देखिए, साइमन कमीशन 1927 ईस्वी में गया, इस बनाया गया था, गठन किया गया था। कमीशन का अध्यक्ष सर साइमन थे। इस कमीशन में सभी सदस्य क्या थे, ब्रिटिश थे। इसी कारण से इसका विरोध भारत में किया गया और विरोध करते हुए जो है लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हो गई थी। कारण देश में बहुत बड़ा हड़ताल हुआ था। साइमन गो बैक के नारे लगाए गए थे और जुलूस भी निकाले गए थे। ये आपको याद करके रखना है। नेक्स्ट है, देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। किसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था, तो इसका उत्तर हो जाएगा, आप बताओगे, लाहौर अधिवेशन में। रावी नदी किनारे किसने पारित किया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने जो है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आप सभी देख बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट। बम्बई अधिवेशन, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने कांग्रेस की स्थापना 1985 में, उन्हीं के अधिवेशन में। लखनऊ में जो 16 में हुआ था, कांग्रेस, गरम दल और नरम दल क्या हुए थे, और मुस्लिम लीग एक के बाद समझौता हुआ था, तो बताओगे उस समय अंबिका चरण मजूमदार होते 1916 में। देखिए, गरम दल और नरम दल विभाजित कब हुए थे, सूरत अधिवेशन 1907 में। 7 से सूरत और 7 से 7 याद कर लीजिए। लाहौर अधिवेशन 1929 में जवाहरलाल नेहरू, इसमें पूर्ण स्वराज की मांग प्रस्ताव पारित हुआ था। और फिर कराची अधिवेशन, आप जानते हैं, मूल अधिकारों का आर्थिक कार्यक्रमों का संकल्पना किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे, आप बताओगे, कराची अधिवेशन के, तो 1931 में हुआ। और इसके अध्यक्ष आप बताएंगे कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अब बात कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा जूम इन कर ले रहे हैं, नहीं तो फिर पूरा क्वेश्चन दिखेगा नहीं। तो फिर क्वेश्चन है, देखिए, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना, गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था, तो आप बताओगे लाला हरदयाल ने। जबकि फिर बात होगी कि मित्र मेला की स्थापना किसने किया, तो बी.डी. सावरकर ने किया। जबकि होम रूल लीग की स्थापना जो है किसने किया, तो बताओगे एनी बेसेंट ने किया। अब बचा है क्या, इंडियन नेशनल आर्मी, तो इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, मैं इसको जूम, अच्छा चलिए यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसमें सब कुछ मिलान किया हुआ है, नहीं तो वहीं पर भी ले सकते हैं आप स्क्रीनशॉट सबका लेके। और जरूर मिलान करने वाले क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं, छोटी परीक्षाएं, अब तो पहले बड़ी परीक्षाओं में आते हैं, अब तो छोटे परीक्षाओं। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना रास बिहारी बोस एवं सुभाष चंद्र बोस ने किया था, दोनों को याद करके रखना। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल एवं सोहन सिंह भाकना ने किया था। यदि किसी दिमाग की उपज थी, तो आप बताओगे सोहन सिंह भाकना के दिमाग की उपज थी गदर पार्टी। और कहाँ पर स्थापना हुआ था, तो बताओगे सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। चलते ही नेक्स्ट देखिए, मित्र मेला जो है 1899 में विनायक दामोदर सावरकर ने किया था। होम रूल लीग की स्थापना जो है किसने, एनी बेसेंट। देखिए, बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल में होम रूल लीग की स्थापना किया था, जबकि सितंबर में जो है एनी बेसेंट ने किया। तो वैसे मेन संस्थापक माने जा सकते हैं कौन से, तो आप बताओगे पहले संस्थापना किसने किया था, बाल गंगाधर तिलक, उसके बाद में आई कौन, एनी बेसेंट आई थी। चलते इसमें देख लें, निम्न में से महात्मा गांधी के खिलाफ आंदोलन से जोड़ने का विरोध किसने किया था, तो इसका उत्तर आप बताओगे मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है जुड़ने के लिए कहा था। देखिए, चलते हैं, खिलाफत आंदोलन में जुड़ने के लिए किसने किया था। अब देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना ने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया तथा खिलाफत आंदोलन 1920 से 21 में मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में शुरू हुआ।
इस आंदोलन के आरंभ होने के बाद मुख्य कारण तुर्की के खलीफा के पद को समाप्त करना था। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की जो अध्यक्ष महात्मा गांधी ने की थी। ये एक फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? खिलाफत आंदोलन कब 1920 में 1919 या 20-21 में शुरू हुई थी और इसका मुख्य कारण तुर्की के खलीफा को पद समाप्त कर दिया गया था। इसके लिए यहाँ पर इंडिया में विरोध चल रहा था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्रांतिकारी संगठन कंकोरी कांड में केस में कौन कौन शामिल थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा कौन शामिल था? हिंदुस्तानी सोशल रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HRA जो है शामिल। HRA के कौन कौन सदस्य थे सबके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA की स्थापना 1924 में सचिंद्र नाथ सान्याल द्वारा कानपुर में की गई थी। इसका उद्देश्य अंग्रेजों का शासन उखाड़ फेंकना था। HRA ने 9 अगस्त 1925 को पैसा इकट्ठा करने के लिए उद्देश्य में लखनऊ के पास काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन, देखिए ट्रेन का नाम आपको 8 डाउन, रेलगाड़ी को रोककर सरकारी खजाना लूट लिया। और सरकारी खजाना लूटने का विचार राम प्रसाद बिस्मिल का था। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रास और रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खान को जो है 1927 ईस्वी में क्या दिया गया? फांसी और सान्याल को आजीवन कारावास दिया गया। देखिए, इनमें से एक एक नाम आपको इंपॉर्टेंट है। देखिए, कौन कौन शामिल था? राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खान को कब फांसी गया? तो 1927 में। जबकि सचिन नाथ सान्याल को क्या दिया गया था? तो आप बताओगे, इनको आजीवन कारावास दिया गया था। अब इस सब के बारे में, संस्थापना के बारे में बात कर लेते हैं। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? तो आप बताओगे 1913 में। लाला हरदयाल एवं मोहन सिंह भाकना के जो दिमाग के ऊपर थी। अनुशीलन समिति की स्थापना किसने किया था? देखिए, बारिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ ने किया था। अभिनव भारत की स्थापना 1904 में विनय दामोदर सावरकर ने किया था। जबकि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया? तो कई सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल तथा चंद्रशेखर आजाद ने मिलकर किया था। वही HSRA की बात देखिए 24 में ही हो गया था। इसका स्थापना कानपुर में हुआ था। लेकिन जब इसमें सोशलिस्ट रिपब्लिकन सोशलिस्ट सब जुड़ा था तो उसके जो है चंद्रशेखर आजाद तथा भगत सिंह ने मिलकर इस चीज़ को किया था। जब HRA जुड़ा, इसमें सोशलिस्ट जुड़ा था। इसमें देखिए, इसके साथ 24 और 4 साल बाद जो भगत सिंह इसमें जुड़े थे चंद्रशेखर। चलते नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट है कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पे है? नागार्जुन सागर बांध आप बताएंगे कितना। देखिए, नाग को किसने मारा था यमुना नदी में? तो आप बताओगे कृष्णा भगवान ने मारा था। तो आप वैसे नागार्जुन सागर बांध किस, तो आप बताओ कृष्णा नदी पर है। अब सबके बारे में चर्चा कर लेते हैं। नागार्जुन सागर जो है कृष्णा नदी पर बना हुआ है, जबकि पोलावरम सिंचाई परियोजना जो है गोदावरी नदी पर बना हुआ है। जबकि रामगंगा जो है रामगंगा नदी, ये गंगा की सहायक नदी है। और आपको बताऊं, रामगंगा जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से बीचों बीच से गुजरती थी। इसलिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो रामगंगा नेशनल पार्क है। ये उत्तराखंड में वह था। इसका नाम अब जिम कॉर्बेट की जगह क्या कर दिया गया? तो रामगंगा नेशनल। शिव समुद्र, तो शिव का समुद्र याद कीजिए, शिव का समुद्र तो काशी, कावेरी। आप कहीं ना कहीं कोरिलेशन और जुगाड़ टेक्नोलॉजी का प्रयोग जरूर करते रहें, जिससे क्या होगा, आपको परमानेंट चीज़ें याद हो जाएंगी। माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष हुई? देखिए, प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष हुई? तो आप बताओगे प्यारे साथियों। ऑप्शन बी 1953 में प्रथम बार चढ़ाई हुई थी। अब चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ने का शेरपा तेंजिंग नोर्गे या एडमंड हिलेरी थे, जिन्होंने यह फतह 1953 ईस्वी में किया था। बछेंद्री पाल प्रथम भारतीय महिला थी जिन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई की। अरुणा सिन्हा कृत्रिम पैरों से एवरेस्ट पर चढ़ाई करने की वाली पहली महिला बनी थी। आप बछेंद्री पाल भारतीय पहली महिला थी, जबकि तेनसिंग नोर्गे और हिलेरी जो है विदेशी थी। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। भरतपुर स्थित अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? तो बताओगे ऑप्शन सी करेक्ट है। केवला देव राष्ट्रीय घाना जो है पक्षी अभ्यारण्य हो जाएगा। ये भरतपुर में है। ये भरतपुर का बताओगे कहाँ? तो आप बताओगे राजस्थान में। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान, अन्य नाम केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान है। यह राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। घाटप्रभा पक्षी अभ्यारण्य बेलगाम कर्नाटक में स्थित है। घाटप्रभा कहाँ बताओगे? तो घाटप्रभा अभ्यारण्य जो है बेलगांव कर्नाटक में स्थित है। जबकि दर्रा अभ्यारण्य कहाँ? मुकुंदरा हिल नेशनल, इसी को दर्रा को मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क के नाम से, ये भी कहाँ? राजस्थान में है। जबकि भैंसरोड तो बताओ अभ्यारण्य जो है चित्तौड़गढ़, ये भी राजस्थान में। तो एक एक चीज़ आपको याद करके रखना है प्यारे साथियों। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं।
भिलाई संयंत्र जो है लौह अयस्क का स्रोत क्या है तो बताओगे। ये जो है डल्ली रजहरा जो है स्रोत के लौह अयस्क का स्रोत डल्ली रजहरा के बारे में आप जान लेते हैं। भिलाई संयंत्र जो है लौह स्तंभ प्राप्ति डल्ली रजहरा खान से होता है। डल्ली रजहरा खान कहाँ पर? भिलाई। यह खान छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में स्थित है। भिलाई इस्पात संयंत्र जो है स्थापना रूस के सहयोग से किया गया था। कोरबा खान एक कोयला खान है जो छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो ये एक फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा प्यारे साथियों। ये देखिए पीटी 2 साल हुआ लेकिन सिलेबस से कभी भटका नहीं, तो सिलेबस के अनुसार आप तैयारी करते रहें प्यारे साथियों। दिए गए दर्रों में से उनमें स्थानों को जोड़ा सही का निशान सही मिलान कीजिए। देखिए जो जिला और बुरजिला दर्रा कहाँ तो बताओगे, दोनों जम्मू कश्मीर में है। वाड़ा लाचा दर्रा और सिपकिला दर्रा और रोहतांग दर्रा ये तीनों कहाँ पड़ता तो आप बताओगे। तीनों दर्रा आप बताएंगे कहाँ पर, तो ये तीनों कहाँ पड़ता है तो आप बताओगे हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। और ये तो आप जाने कि बुरजिल और जो है जो जिला कहाँ जम्मू कश्मीर में ही पड़ता है। अब नाथूला पड़ता है, ये कहाँ है क्या देखिए, थांगला और नीतीला और लिपुलेख ये सब जो है अब उत्तराखंड कहीं पर होगा। तो उत्तराखंड तो इसमें दिख ही नहीं रहा है। क्या कह रहा है कि सही जोड़ा बनाना है हमको, इसमें बताना है कौन सा जोड़ा सही नहीं है। देखिए करेक्ट वाला जो है पहला तो सही है। तो अब इसमें देखिए ये दूसरा भी सही नहीं है और तीसरा जो है हिमाचल प्रदेश वाला जो है ये भी करेक्ट नहीं है। फिर आप बताइए नाथुला जो है और जलेपला ये तो सिक्किम है। तो आप क्या बताओगे प्यारे साथियों? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाए। 2 और 3 क्या है सही। अब इसका मिलान हम देख लेते हैं कौन कौन सा क्या क्या सही है। देखिए बुरजिला और जोजिला कहाँ पड़ता हो बताओ, जम्मू कश्मीर। जाजिला जा जम्मू कश्मीर आप देख ले। वाड़ा लाचा और सिपकिला क्या हिमाचल प्रदेश में। नीतीला और लिपुलेख क्या उत्तराखंड में। नाथुला और जलेपला क्या हो जाएगा सिक्किम में। जबकि थांगला क्या हो जाएगा तो आप बताओगे लद्दाख में। ये आपको आसानी से याद करना है। नीलिमा उत्तराखंड गई, तो नीलिमा के नी से नीतीला और ला से लिपुलेख और माँ से माना हो जाएगा मानला। तो इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए प्यारे साथियों, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होती है। तो ब्याज दर की, शेयरों की कीमत की, नई पूंजी के अनुमानित कर या व्यक्तिगत कर। तो आप बताओ नई पूंजी की अनुमानित प्राप्ति से क्या है निवेश की जो है अधिक संभावना होती है। चलते ही नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है। तो राष्ट्रीय आय को कौन आकलन करती है तो आप समझ गए होंगे। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, राष्ट्रीय आय का आकलन करता है। देखिए इसके बारे में जानते हैं। राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था केंद्रीय सांख्यिकी यानी CSO है। इसकी स्थापना 1951 ईस्वी में की गई थी। CSO का मुख्यालय कहाँ तो आप बताओ नई दिल्ली में है। यह संगठन जो है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय भारत सरकार के अधीन है। ये एक चीज़ प्यारे साथियों आपके लिए अमृत साबित होने वाला, बस आप क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखते रहिए। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है तो सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम जो है तृतीय क्षेत्र है। जबकि कृषि क्षेत्र जितनी प्राकृतिक होती है वो प्राथमिक क्षेत्र। फैक्ट्री वगैरह किस में आती है तो बताओ फैक्ट्री वगैरह द्वितीय क्षेत्र में आती हैं। देखिए सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है तृतीय क्षेत्र है। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र, जबकि द्वितीय क्षेत्र उद्योग क्षेत्र को क्या कहा जाता है द्वितीय क्षेत्र। उद्योग और द्वितीय आसानी से याद कर सकते हो। GDP का 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, प्राथमिक, द्वितीयक और जो है तृतीय क्षेत्र में विभाजित किया गया है। अब बात करते हैं श्वेत क्रांति। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना था, श्वेत क्रांति का जनक किसे रूप में जाना है तो आप बताओगे वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति। जबकि हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है डॉक्टर KMS स्वामीनाथन को कहा जाता है। बलवंत राय मेहता को जो है पंचायत का शिल्प कार्य पंचायत त्रिस्तरीय पंचायत का लाया था तो आप बताओगे बलवंत राय मेहता को जाता त्रिस्तरीय पंचायत। अब बात कर लेते हैं। देखिए भारत में श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। बलवंत राय मेहता का संबंध पंचायती राज से है। KMS स्वामीनाथन का देखिए वही बात सब कुछ कही गई है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे प्रधानमंत्री जब आर्थिक सुधार हुआ था तो इसका उत्तर प्रधानमंत्री। देखिए उस समय वित्त मंत्री तो मनमोहन सिंह थे, लेकिन प्रधानमंत्री आपको बता दूं PV नरसिम्हा जी क्या थे प्रधानमंत्री थे। चलते हैं इसके बारे में देख लेते हैं।
आर्थिक सुधार 1991 में आया था। उस समय प्रधानमंत्री नरसिम्हा, जो कि वित्त मंत्री कौन थे, मनमोहन सिंह थे। इस आर्थिक सुधार का जो राव मोहन नीति भी कहा जाता है, राव मोहन नीति भी कहा जाता है। इस नीति के द्वारा अर्थव्यवस्था में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण यानी एलपीजी का कॉन्सेप्ट आया था। किसके कार्यकाल में, तो आप बताओगे पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में आया था। चलते हैं साथियों, नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान इनमें से क्या सम्मिलित नहीं है? राज्य सूची में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो पुलिस राज्य सूची का विषय, कानून व्यवस्था राज्य सूची का विषय है। तो और क्या है, जेल भी राज्य सूची का विषय है, लेकिन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है राज्य सूची का विषय नहीं है। तो आपको बता दूं, देखिए पुलिस, कानून व्यवस्था, ये सब जो है, जेल, ये सब राज्य सूची, जबकि दंड प्रक्रिया संहिता इस समवर्ती सूची का विषय है। केंद्र भी कानून और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची के मध्य विषयों का बंटवारा किया गया, जिसमें 3 सूचियां संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची हैं। 3 सूचियां हैं। देखिए राज्य सूची पर विषय कानून, राज्य सूची राज्य बना सकता है, संघ पे संघ बना सकता है, समवर्ती पे दोनों बना सकते हैं, राज्य और केंद्र। लेकिन मान्य किसका होगा, तो केंद्र। ये दोनों एक ही पे कानून बनाते, तो केंद्र का ही मान्य होगा, आपको याद करके रखना है। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं? कौन भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता क्या नहीं? अर्थ संघीय संरचना, प्रतिबंधित न्याय, शक्तियों का वितरण, या जो है लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता। तो इसका उत्तर आप क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? ऑप्शन बी करेक्ट हो। प्रतिबद्ध न्यायतंत्र जो है इसकी विशेषता नहीं, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं, देखते लेते हैं इसके बारे में। देखिए भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं: लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, विभिन्न संविधानों के मूल तत्वों का ग्रहण करना, नम्रता तथा अनम्रता के बीच समन्वय, मतलब कि ठोस तथा कठोर के बीच, जैसे कठोर तथा लचीला के बीच समन्वय, एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था, सरकार का संसदीय स्वरूप, संसदीय प्रभुसत्ता सत्ता, न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय, एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका, धर्मनिरपेक्ष राज्य, शक्तियों का विभाजन, सार्वभौम वयस्क मताधिकार, ये सब इसकी एकल मताधिकार, नागरिकता, ये सब क्या इसकी विशेषता। एक एक करके आप इसको ध्यानपूर्वक देख लीजिए। वीडियो 2-2 बार जरूर देखा करें। ज़्यादा पढ़ने का अच्छा तो एक एक चीज़ को 2 बार पढ़ें, तब आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर। निम्नलिखित में से भारतीय नागरिकों का आर्थिक न्याय प्रदान करता है। आर्थिक न्याय कौन प्रदान करता है? तो प्यारे साथियों क्या बताएंगे? मौलिक अधिकार प्रदान करता है कि मौलिक कर्तव्य या राज की नीति से तत्व, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? इसका उत्तर सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है? आर्थिक न्याय कैसे प्रदान करते हुए बात होगी। इसे डीपीएसपी भी कहा जाता है। चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के नागरिकों को आर्थिक न्याय उद्देशिका एवं राज्य निर्देशक तत्व के सिद्धांत के तहत प्रदान किया है। उद्देशिका मतलब प्रस्तावना की बात हुई। कहाँ कहाँ आपको आर्थिक न्याय की बात की गई है? तो बताओ, उद्देशिका यानी प्रस्तावना में भी और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में इस प्रदान किया गया है। उद्देशिका में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई। देखिए सामाजिक की, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की चर्चा की गई है, जबकि अनुच्छेद 38 के तहत जो है राज्य, सामाजिक और आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित किया गया। देखिए यहाँ पर किसकी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, वहाँ पर भी जो है आर्थिक, वहाँ पर भी सेम बात कहा गया है। और दोनों जगह ये चीज़ें आपको याद करके रखना है। अनुच्छेद 38 के तहत सुनिश्चित किया गया है कि न्याय सुनिश्चित कर आय, स्थिति सुधारें तथा अवसरों के असमानताओं को कम करके सामाजिक व्यवस्था को जो है सुरक्षित एवं संरक्षित लोगों को कल्याण के लिए बढ़ावा देगा। यह अनुच्छेद 38 में कहा गया है, कल्याण की बात की गई है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? ग्राम पंचायत का निर्देश, तो आप गांव की 40 चोर की कहानी सुने हैं, ग्राम पंचायत की 40 चोर। तो ग्राम पंचायत का गठन जो है वैसे गांधी जी के आदर्शों को माना जाता है कि इसमें झलकाया गया है। किसमें? अनुच्छेद 40 में। तो अनुच्छेद 40 के तहत जो है ग्राम पंचायत का गठन, अब सभी को देख लेते हैं। देखिए सामाजिक कल्याण की बात किसमें किया गया? तो अनुच्छेद 38 में। ग्राम पंचायत का प्रावधान, गठन का प्रावधान तो 40 में। 44 में समान, देखिए 4 समान नागरिक संहिता आप याद कर सकते हैं। 46 में कमजोर वर्गों के लिए SC एक्ट के लिए आर्थिक हितों का बढ़ावा देने की बात कही गई है अनुच्छेद 46 में। नेक्स्ट, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने प्रस्तुत किया था? विचार किसने प्रस्तुत किया?
त्रिस्तरीय, अभी बात देखिए इसी सेशन में हो चुकी है। तो बलवंत राय मेहता कमेटी ने, जबकि अशोक मेहता कमेटी ने 2 स्तरीय की बात की थी। चलते अशोक मेहता देखिए यहाँ पर 2 स्तरीय वाले हैं, वो त्रिस्तरीय, और त्रिस्तरीय के बारे में ही पूछा गया है। चलते हैं, भारत में प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में देखिए मनाया जाता है। अच्छा, वही 2 अक्टूबर को क्या मना, तो गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। 24 अप्रैल 1992 को ही 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ, और बलवंत राय मेहता समिति ने जो है अपना रिपोर्ट का 1957 में संस्तुति दी थी, लेकिन देखिए कितने दिन बाद लागू हुआ। त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था की गई थी। अशोक मेहता ने जो 1977 में 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था दिया था, लेकिन लागू किसका हुआ तो बताओगे, बलवंत राय मेहता। पहले बलवंत राय मेहता समिति आई थी। अब नेक्स्ट है, बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? जब जो है स्विच चालू होता है, जब स्विच बंद होता है, कि बिजली का प्रवाह कब होता है? जब आप, बहुत आसान क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? तो इसमें दिए हुए ऑप्शन में कोई नहीं सही था। तो बिजली के प्रवाह सर्किट में स्विच बंद होने पर भी होता है, और बताए इलेक्ट्रॉन जब उसमें प्रवाहित होते हैं तभी बिजली का प्रवाह होता है, ये इसका एग्जैक्ट आंसर। तो इसमें से सभी को अंक दिया गए थे। नेक्स्ट है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक आप बताएंगे, ओम होता है। जब कोई प्रतिरोध करे तो आप ओम चलाएंगे। अब विद्युत धारा की इकाई क्या है तो आप बताओगे, एम्पियर होता है, सबके बारे में जानते हैं। देखिए फैराडे किसकी है तो विद्युत धारिता की इकाई क्या है तो बताओ, फैराडे है। ओम किसका है तो ओम प्रतिरोध का। वोल्ट किसका, विद्युत विभव का। एम्पियर आप जानते हैं विद्युत धारा का। एक एक चीजें आपको आती है। विद्युत धारिता देखिए, धारिता फैराडे। प्रतिरोध किसका, ओम। विद्युत विभव देखिए, वाह यहाँ पर दिख रहा है तो वाह यहाँ पर भी देखिए, ऐसे करके आप, एम्पियर है विद्युत धारा का। आप आसानी से। नींबू का खट्टा स्वाद किसकी उपस्थित, खट्टा स्वाद जो होता है किसके कारण से तो आपको बताओगे। औरतें क्या होती हैं, साय और खाती है बहुत ज़्यादा नींबू, तो साइट्रिक एसिड के कारण। जबकि सिरके में क्या होता है, एसिडिक एसिड। टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड। चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है। इस सब की बात हो चुकी है। चलते हैं, कर्कटजनक रसायन किससे हो? देखिए कर्कटजनक, कार्सिजोनिक किस रसायन से कौन सी बीमारी होती है तो आप बताओगे ऑप्शन सी। देखिए कर्कटजनक और कैंसर। देखिए कार्सिजनक, देखिए इसमें कार्सी में कैंसर आपको दिख रहा है तो आप आसानी से लगा सकते हैं। देखिए कर्कटजनक रसायन से कैंसर रोग होता है। कैंसर कोशिकाओं के एक समूह के अनियंत्रित वृद्धि एवं रोग आक्रमण तथा अपर रूपांतरण से होता है। कैंसर के अनेक रूप, जैसे ब्लड कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, बोन कैंसर, मुंह कैंसर, तमाम तरह के कैंसर होते हैं। इन सब के बारे में आपने देखा। अब चलते हैं, त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? त्वचा की ऊपरी सतह आप क्या बताओगे प्यारे साथियों? ऑप्शन बी अधिचर्म कहलाती है। चलते हैं, या इसी को ऊपरी इपीडर्मिस कहा जाता है। आप सभी चर्म देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट है, त्वचा की ऊपरी सतह को इपीडर्मिस कहते हैं, और मध्य परत को डर्मिस तथा उसके नीचे वाली सब क्यूटिस कहा जाता है। 3 परतें होती हैं त्वचा की। देखिए ये क्वेश्चन बहुत आसान मैथ का आया था, तो इसको आप इजीली लगा सकते हैं। मैं जूम कर ले रहा हूँ। मैथ इज ए सब्जेक्ट टू प्रैक्टिस। आप खुद इसको लगाएंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। मैं आप पूरा देखिए, पहले क्वेश्चन आपको दिखाया, उसके बाद आप सोल्यूशन देखिएगा। बहुत आसान क्वेश्चन आंसर है इसमें। चलते हैं, देखिए मैथ वाला मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। देखिए मैथ क्वेश्चन पहले देखिए, फिर इसको आप लगाने प्रयास कीजिए, उसके बाद जो है लगाइए आप। देखिए चलते हैं, मैथ के 5 क्वेश्चन आने हैं और उसके बाद ग्राफ वगैरह के अभी सबके देखेंगे, परेशान ना होना। इसको मैं नेक्स्ट पेपर में जो है मैथ हुआ, और ये मैथ को जो है नेक्स्ट पेपर में मैं शामिल कर रहा हूँ अलग से। तो वैसे भी मैं दिखा दे रहा हूँ, लगाना चाहो तो आप लगाओ। इसमें केवल जीके जीएस और जो है इंपॉर्टेंट जितने हैं उन सबको चर्चा की। देखिए अब चलिए अब हिंदी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। हिंदी देखिए, निम्न में से तीक्ष्ण विलोम, तीक्ष्ण का विलोम क्या होता है? तीक्ष्ण का विलोम पूछा गया है, आपको ध्यान रखना। तीव्र होता है कि तीक्ष्ण, त्यागी होता है, कुंठित होता है। तीक्ष्ण का विलोम क्या होता है तो आप बताओगे। देखिए इसका तीव्र भी इसका जो है समानार्थी है, त्यागी। तो इसमें कुंठित क्या हो जाएगा तो आप बताओ, कुंठित इसका क्या है तो अब विलोम शब्द हो जाएगा। चलते हैं देखते, तीक्ष्ण का विलोम जो होता है कुंठित होता है, जबकि तीव्र का विलोम मंथर होता है। तृष्णा का विलोम जो है तृष्टि या वितृष्णा होता है, और त्यागी का विलोम क्या होता है, गृही होता है। ये याद कर लेना है आपको। गजबदन किसे कहा जाता है तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। गणपति जो है भगवान गणेश जी को गणपति। अब देखिए और गणेश जी के जितने पर्यायवाची सब देख लेते हैं। विनायक होता है, विघ्न नाशक होता है, भवानी नंद होता है, गौरी नंदन, गजानन,
गणेश, गणपति, गणनायक, लंबोदर, लंबोदर बहुत से, अंबिकेश, वक्रतुंड, महाकाय आपने सुना होगा ना। बस ये सब पर्यायवाची किसके हैं तो बताओ कि गणेश जी के हैं। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। कांटों से भरा हुआ तो क्या होता है? कंटका कीड़, यानी ऑप्शन डी का करेक्ट हो जाएगा, कंटका कीड़ होता है। देखिए अब कांटों से भरा हुआ कंटका कीड़, लेकिन छित सैया या फैलाया हुआ को क्या बोलते हैं? विकीर्ण फैलाया हुआ कहते हैं। छितराया, छितराया है लिखना, छितराया लिखा है। जिसका अंत ना हो उसे अनंत कहा जाता है, जिसका वर्णन ना हो सके उसे अवर्णनीय कहा जाता है। चलते प्यारे, दूध और दूध, दूध दूध पानी करना क्या होता है? इसका मतलब तो उचित निर्णय करना होता है, दूध का दूध, पानी का पानी। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों, सबके बारे में देख लेते हैं। अंधे का लाठी होना का एकमात्र सहारा होना होता है। अक्ल पर पत्थर पड़ना क्या होता है? बुद्धि नष्ट होना, अक्ल का पर पत्थर पड़ना होता है। काला अक्षर भैंस बराबर क्या होता है तो बताओ? अनपढ़ होता है। काला अक्षर भैंस बराबर का मतलब होता है 1 और 1 11 मतलब क्या है तो बताओ कि एकता में शक्ति क्या होता है? 1 1 11 का मतलब होता है। चलते हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन करना आपको। इसमें से कौन सा शुद्ध वर्तनी है? बहिष्कार है कि बहिष्कार है कि इसमें से कौन सा है? तो इसका उत्तर बताएंगे। तो इसमें बाहिष्कार लिखा हो, इसका मतलब कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा, और सभी लोग गलत है। जब भी आप आए तो इसको पहले लिख के देखा करिए। देखिए बहिष्कार तो आप करेक्ट ही लिखते हैं ना, करेक्ट लिखने की आपकी आदत है तो आप सही ही लिखेंगे। तो पहले लिख लिया करिए, ऑप्शन ना देखा करें सभी, नहीं तो गड़बड़ कर देंगे आप, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट देखिए। अब इसमें आप जो है, वैसे मैं इसको इंग्लिश को और मैथ को अगले सेशन में सॉल्व कराने वाला हूँ, तब भी आप इसको पहले पूरा सेशन को पढ़ लीजिए, उसके बाद जो है आप इसका आंसर भी देख लीजिए, और नहीं तो डिस्क्रिप्टिव आपको चाहिए तो नेक्स्ट सेशन में इसका दूसरा पार्ट आएगा तब आपको मिलेगा, और अन्यथा आप चलते देख ही लेते हैं इसको। देखिए, गिव द सिनोनिम्स ऑफ फॉलोइंग वर्ड क्या होता है? प्राइड का क्या होता है? प्राइड का जो है सिनोनिम्स क्या होता है तो आप बताओ? सी डिग्निटी होता है। प्राइड का स्वाभिमान इसका हिंदी होता है। ह्यूमर का मिजाज होता है। हेट का घृणा करना होता है। डिग्निटी का मर्यादा होता है। चलते हैं, और कवर्डिस क्या कायरता होता है तो आप चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। कीन का क्या होता है? कीन का आप बताएंगे डल होता है। टीन मतलब उत्साह और डल मतलब होता है मंद होता है, तो आप इन सबको देख सकते हैं। चलते हैं, अब देखिए अब रीजनिंग आ गया है। दिए गए विकल्प संबंधित चयन कीजिए। डॉग, रबीज और डॉग से रबीज फैलता है, मॉस्किटो से कौन सा बीमारी फैलता है तो मॉस्किटो से मलेरिया, मच्छर से मलेरिया फैलता है। आप इजीली बता सकते हैं। उस शब्द का चयन कीजिए जो बाकी से भिन्न है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो बी शब्द यानी कि शूरवीर इन सबसे करेक्ट अलग हो जाएगा इससे। जब सभी लोग धर्म से संबंधित है, लेकिन जो है शूरवीर धर्म से संबंधित नहीं है, आप इजीली लगा सकते हैं। देखिए इसका इधर देखिए, और उसके बाद ये आंसर आपका दिया हुआ है, बहुत आसान है, आप इसको इजीली कर सकते हैं। इसमें आप सब आंसर दिया हुआ, इसको कैसे किया हो आप देख के, लगा के, वीडियो रोक के। अब देखिए, एक आदमी महिला से इशारा करते हुए कह रही, तो इसका उत्तर आपको देखिए, इसका सलूशन भी दिया हुआ है, आप इसको लगा के, मैं पूरा सलूशन दोनों के स्क्रीनशॉट जरूर लेके, या इसको लगा के वीडियो रोक के लगाइए जरूर आप, अन्यथा आप छोड़ देंगे तो फिर पड़ा ही रह जाएगा। क्योंकि जो चीज़ वादा का काम आप जानते क्या होता है बच्चों, तो विनाशी होता है वादा का काम। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, 18 फरवरी 2005 को कितना फरवरी था? 18 फरवरी 2007 को कितना था? तो इसमें देखिए कहा गया है 6 में एक दिन बढ़ता है ना, शनिवार, और कितना हो जाएगा 7 में क्या रविवार रहा होगा, तो आप इजीली आप इसको देख सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, भारत के उस प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करता है? तो आप बताओगे किस जगह पर? तो आप बताओगे राजस्थान सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करता है। इस समय करंट अफेयर रहा होगा, तो करंट अफेयर उस समय का काम नहीं, लेकिन आप देख सकते हैं किस टाइप के करंट अफेयर पूछे गए थे किस, तो इसको आप देख सकते हैं करंट अफेयर। अब आपको पढ़ना, देखिए स्पीडी करंट अफेयर पूरा चैनल पर करवाया जा रहा है, तो उसको भी आप देख सकते हैं, पूरा वीडियो जरूर देखें जो करंट अफेयर का सेशन चल रहा है। देखिए करंट अफेयर, देखिए उस समय कोविड-19 चल रहा था, कोविड-19 के बारे में पूछा गया है, तो करंट अफेयर किस टाइप के पूछे जा रहे हैं, तो आपको एक आइडिया लग जाएगी, लेकिन याद करने से कोई मतलब नहीं होगा इनको। देखिए तो चुनाव के राजनीतिक दल ने जीता, तो कितना आसान क्वेश्चन था, तमिलनाडु वाला। पीस इंडेक्स में देखिए पूरा आपको दिख जाएगा ये सब करंट अफेयर दृष्टि। करंट अफेयर आपको किस तरह पढ़ना है आपको समझ में आएगा। राजधानी से क्वेश्चन आए हुए हैं, देखिए राजधानी किसकी राजधानी पूछा, अगर रियाद किसकी राजधानी, तो रियाद आप बताएंगे।
सऊदी अरबिया की राजधानी है और राजधानी आप देख लें इसमें। म्यांमार की राजधानी क्या है तो नायपीडा है। और यहाँ का मुद्रा क्या क्या आता है, बांग्लादेश का ढाका, यहाँ का टका मुद्रा, सऊदी अरब का रियाद और सऊदी रियाल है। चलते हैं यहाँ के बारे में देख लें। सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा जो है सबसे छोटा राज्य है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य क्या हो जाए तो आप बताओ गोवा हो जाएगा। नेक्स्ट पूरा वन शॉर्ट वीडियो के माध्यम से तैयारी कराया जा रहा है पूरा सिलेबस के अनुसार, तो जरूर देखें उसमें। आप सबका देखिए देखते हैं सिक्किम का जो है क्षेत्रफल कितना तो 70-96 और इसकी राजधानी गंगटोक है। गोवा की क्या है तो पणजी, मेघालय का क्या है तो शिलांग, मिजोरम का क्या है आयोजोल। अब चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। राज्यसभा में चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है तो वो बताएंगे 6 वर्ष राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। अब देखिए सभी राज्यसभा के चुने जाने वाले सदस्यों का कार्यकाल कितना 6 वर्ष होता है। राज्यसभा का एक स्थायी परमानेंट सदन है, इसका विघटन कभी नहीं होता है। 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पर क्या होते हैं पद से हटते रहते हैं। किसमें राज्यसभा का गठन की बात किसमें अनुच्छेद 80 में किया गया था। अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी 250 है, जिनमें से 12 सदस्यों को मनोनयन किया जाता है। और आपको बता दूं राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित, जबकि 238 सदस्यों को जज राज्यों के एवं संघ राज्यों के क्षेत्र द्वारा किया था। लेकिन आप बताओ वर्तमान में 245 ही है, ये आपको याद करके रखना है। विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, विश्व संयुक्त राष्ट्र दिवस क्या मनाया जाता है बताओ कि 24 अक्टूबर को। ये पूरा सेशन जो है विविध वाला जो आ रहा है, विविध को मैं एक वीडियो में करवा रहा हूँ प्यारे साथियों, तो उसको भी चैनल पे विजिट करके जरूर देखिए। क्वेश्चन है देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को बोडन वेट्स सम्मेलन में न्यूयॉर्क में किया गया था। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। वर्तमान में कुल इसके 193 और सदस्य है। दक्षिणी सूडान है। इसमें 6 निकाय हैं, कौन सा आर्थिक सामाजिक परिषद, महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्यास परिषद की अब जो है धीरे धीरे काम खत्म है और 6वां सचिव, वैसे मुख्य 5 ही बचे हैं। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ दाहेग है। अब देख लेते हैं सबका मुख्यालय के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय का कहाँ बताओ दाहेग है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का जेनेवा में है। ओपेक का मुख्यालय कहाँ वियना में है। यूनेस्को का मुख्यालय का बताओ पेरिस है। विश्व बैंक का वाशिंगटन DC है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकला खजुराहो कहाँ तो खज किसने बनवाया था तो बताओ चंदेलों ने बनवाया था। कहाँ पर तो खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। चलते हैं देख लेते हैं। खजुराहो की मूर्तियाँ मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। खजुराहो हिंदू और जैन धर्म के स्मारकों का एक समूह है। यह मंदिरों का निर्माण चंदेल देखिए खच का खास से खजुराहो चार से चंदेल शासकों द्वारा कराया गया था। यहाँ के प्रसिद्ध मंदिर विश्वनाथ मंदिर, सूर्य मंदिर, पार्वती मंदिर, कदरिया महादेव मंदिर, ये लक्ष्मण मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, ये सब क्या है तो आप बताओगे सब जो है मध्य प्रदेश में। सबको आपको एक बार जरूर देखना है ध्यानपूर्वक। प्रसिद्ध नवकालेगबारा उत्सव निम्न में से किस राज्य से संबंधित नलबिकारा, तो आप क्या बताएंगे प्यारे साथियों। तो देखिए मंदिरों से क्वेश्चन पूछेगा तो आप बताओ उड़ीसा में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। तो इस प्रसिद्ध नलकुबरा तो उड़ीसा राज्य में संबंध है। मेवाड़ उत्सव राजस्थान के उत्सव संबंधित है। चलते हैं अब क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा हरित गृह गैस नहीं है, कौन सा नहीं। मीथेन है ही है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, CFC भी है, लेकिन नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन ये वैश्विक तापन में भाग नहीं लेता। आपको चलते हैं नाइट्रोजन हरित गृह गैस नहीं है। हरित गृह गैसों में मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, CFC, क्लोरोफ्लोरो, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प एवं ओजोन संबंधित है। चलते हैं अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार आप जानते हैं तो विशिष्ट सेवा की आप बात करें बिल्कुल नहीं, खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए। जबकि द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है कोच को दिया जाता है। जो खेल के कोच अच्छे कोच होते हैं उनको अर्जुन पुरस्कार खेल उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1961 में की गई थी और पुरस्कार 15 लाख रुपए एवं प्रशस्ति पत्र जो है इसमें दिया जाता है। अर्जुन की प्रतिमा भी इसमें दी जाती है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखिए इसको आप पूरा जो है रुकी वीडियो और इसको आप पढ़िए पहले, लेकिन इसका सबसे बेहतरीन तरीका पहले एक बार क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए और क्वेश्चन पढ़ने के बाद जब आप आंसर करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। देखिए 2 पैसेज आने हैं। देखिए इसमें से
अब जो है आप इसको पैसेज पढ़ेंगे, क्वेश्चन पहले देख लें फिर पैसेज पढ़ें तो आपको आसानी होती है। ये बेहतरीन तरीका होता है कि माइंड में आपको क्वेश्चन चलता रहता है, नहीं तो आप अन्यथा क्या करते हैं, एक बार दो बार आपको पैसेज पढ़ना पड़ता है। देखिए फर्स्ट पैसेज का इधर आंसर दिया हुआ है। अब उसके बाद देखिए सेकेंड पैसेज आता है। सेकेंड पैसेज यहाँ से शुरू होता है और सेकेंड पैसेज देखिए, रोक के वीडियो पूरा सेकेंड पैसेज पढ़िएगा और फिर इसको हम फ्री में आपके नंबर जानते हैं कभी कि हाँ एक क्वेश्चन का मतलब जब आप ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ते हैं। फिर इसके देखिए क्वेश्चन आंसर इसमें दिए गए हैं तो आप इसको देख सकते हैं। अब देखिए ये भी पैसे संबंधित ही बात क्वेश्चन चल रहे हैं। अब देखिए आ गया है, अब इसमें देखिए मैं पूरा आपको वीडियो दिखा देता हूँ। ये किसके, ये इसको पूरा आप देख लीजिए और नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा मैथ का सलूशन मिलने वाला है, तो बने रहें। वैसे मैं पूरा आपको दिखा दे रहा हूँ, फुल सलूशन आपको डिस्क्रिप्टिव मिलेगा हर चीज़ का, जो एक बुक है उसके माध्यम के अलावा। और आपको बता दूं मॉडल पेपर भी चैनल पे डिस्क्रिप्टिव मॉडल पेपर करवाए जा रहे हैं, तो उसको भी ध्यानपूर्वक आप ज़रूर देखें। आप पूरा देख लीजिए पेपर कैसे कैसे आया था। पहले आप स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें, इसका क्या नाम है जो चार्ट ग्राफ का स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद जब क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करें। देखिए इधर आपके सामने सब है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन आंसर देखिए कुछ दिए हुए हैं, इनको भी आप कर सकते हैं। देखिए अब आ गया है तुम्हारा तालिका को आप आसानी से एक बार क्वेश्चन देखिए, फिर जो है स्क्रीनशॉट लेके फिर सभी क्वेश्चन धीरे धीरे सॉल्व करें। तो प्यारे साथियों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।